Hello everyone, welcome to the class number 5 of फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो आज इस पर्टिकुलर क्लास में हम अपने फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट यानी कि FSSA 2006 के चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे और ये हमारी क्लास नंबर 5 होगी। ठीक है, तो इसके पहले हमने कई सारे चैप्टर्स यानी कि चैप्टर नंबर 3 तक हमने डिस्कस कर लिया है। इसके साथ ही साथ हमने अभी तक टोटल नंबर ऑफ सेक्शन की अगर बात करें तो टोटल हमने 18 सेक्शन को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। जब भी आप अगर फूड सेफ्टी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर हो, चाहे टेक्निकल ऑफिसर हो, चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे वो स्टेट फूड सेफ्टी हो, चाहे सेंट्रल फूड सेफ्टी, फूड लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्लास में हम अपनी क्लास नंबर 6 पढ़ेंगे। तो क्लास नंबर 6 में जो हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हम बात करेंगे जनरल प्रोविजन एज टू आर्टिकल ऑफ फूड। ठीक है, तो सबसे पहले इस पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा चैप्टर की जो टाइटल है उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया है जनरल प्रोविजन एज टू आर्टिकल ऑफ फूड। तो यहाँ पर स्पेशली जो बात हो रही है वो आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के बात हो रही है। कुछ जनरल प्रोविजन बनाए गए स्पेशली आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के, जिसमें स्पेशली अगर आप देखोगे तो फूड एडिटिव के बारे में बात करी जाएगी। ठीक है, फूड कंटामिनेंट्स के बारे में बात करी जाएगी। आप देखोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है उनके बारे में बात करी जाएगी। फिर आप देखोगे कि जैसे वेटनरी ड्रग रेसिड्यू होता है, या फिर जो आप देखोगे कि जो फार्माकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रेसिड्यू होते हैं। तो इन सारी बातों पर यहाँ पर बात करी जाएगी। तो स्पेशली इस पूरे चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ लिमिट्स के बारे में बात करी जा रही है कि जैसे फूड एडिटिव है या फिर प्रोसेसिंग एड्स हैं जो हम प्रोसेसिंग के टाइम पे फूड में ऐड करते हैं, तो उनकी लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सारी बातें आपको यहाँ पर बताई जाएगी। यहाँ पर ये बात करी जाएगी कि कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर तैयार किया जाता है तो उसकी प्रोसेसिंग के टाइम पे, चाहे उसमें हम फूड एडिटिव की बात करें, चाहे प्रोसेसिंग ऐड की बात करें, कंटामिनेट्स जो होते हैं उनका लेवल क्या होना चाहिए, हैवी मेटल्स जो होते हैं उनका लेवल क्या होना चाहिए। ठीक है, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कोई लिमिट नहीं बताई जाएगी कि इतना अमाउंट होना चाहिए। जस्ट इस पर्टिकुलर एक्ट में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से इस पर रेगुलेशंस बनाएगी गवर्नमेंट और क्या क्या चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी होगी एक फूड बिजनेस ऑपरेटर को। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को समझ सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा जिसका नाम है जनरल प्रोविजन एज टू आर्टिकल ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको टोटल सेक्शन जो है वो 19 से सेक्शन नंबर 24 तक पढ़ना है। ठीक है, इतने सेक्शन जो है वो हमें देखने हैं इस चैप्टर नंबर 4 में हमारे फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट के। तो सेक्शन नंबर 19 में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एक्ट के बारे में। सेक्शन नंबर 20 में हम देखेंगे कंटामिनेंट्स नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं और जो हैवी मेटल्स होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि सेक्शन नंबर 21 में पेस्टिसाइड या फिर वेटनरी ड्रग रेसिड्यू के बारे में, एंटीबायोटिक रेसिड्यू और माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट्स के बारे में इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम देखेंगे। तो ये 3 सेक्शन हो गए। उसके बाद में सेक्शन नंबर 22 जो हमारा होगा उसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड के बारे में पढ़ेंगे और उसी में हम ऑर्गेनिक फूड, फंक्शनल फूड, प्रोप्राइटरी फूड के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि सेक्शन नंबर 23 में पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड को लेकर के कुछ यहाँ पर बताया गया है। फिर हम सेक्शन नंबर 24 में पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में प्रोविजन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेक्शंस दिए गए हैं सेक्शन नंबर 19 से सेक्शन नंबर 24। तो अभी तक हमने सेक्शन के नाम देख लिए, एटलीस्ट इतने तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखोगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो डायरेक्टली सेक्शन नंबर 21, 20 हो गया, 21 हो गया, 22, 23, 24 ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली इनका टाइटल दे करके हमसे सेक्शन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 19, जिसमें हम बात कर रहे हैं यूज़ ऑफ फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग ऐड के बारे में। ठीक है, तो फूड एडिटिव आपको पता है कि जब भी हम जो हमारा फूड होता है उस फूड में हम फूड एडिटिव यूज़ करते हैं, कभी कभी फूड की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए,
उसको एक नया टेक्सचर देने के लिए, उसकी फ्रेग्रेंसेस को इंक्रीज करने के लिए, कोई भी चेंजेस करने के लिए हम उसमें ये एडिटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम फूड एडिटिव बोलते हैं। प्रोसेसिंग ऐड, फूड की प्रोसेसिंग के टाइम पे हम जो भी चीज़ें ऐड करते हैं हम उसको प्रोसेसिंग ऐड बोलते हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में मेंशन किया जा रहा है कि नो आर्टिकल ऑफ फूड सेल कंटेन एनी फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग ऐड अनलेस इट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड में जो भी फूड एडिटिव या फिर प्रोसेसिंग ऐड को ऐड किया जाएगा वो सभी इस एक्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जब तक वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तब तक उनको यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो इसको लेकर के क्या है कि एक तो यहाँ पर बात कर रहा है प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट के अंडर में जो भी प्रोविजन है या फिर रेगुलेशन मेड देयर अंडर। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर में नंबर ऑफ रेगुलेशंस बनाए गए हैं। फूड एडिटिव को लेकर के भी रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो उन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जब तक फूड एडिटिव या फिर प्रोसेसिंग ऐड नहीं है तब तक उनको ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी यही बात लिखी जा रही है कि प्रोसेसिंग ऐड का मतलब क्या है, मीन्स एनी सब्सटेंस और मटेरियल नॉट इंक्लूडिंग apparatus और यूटेंसिल एंड नॉट कंज्यूम्ड एज अ फूड ingredient by itself used in the processing of raw material or food or its ingredient to fulfill a certain technological process during treatment। यानी कहने का मतलब है कि जो भी सब्सटेंस हम ऐड करते हैं अपने प्रोसेसिंग के टाइम पे उसको हम प्रोसेसिंग ऐड बोलेंगे, बट उसमें इसका मतलब ये नहीं है apparatus और यूटेंसिल इन सारी चीज़ों को ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन नंबर 20 हमारे सामने आता है। तो सेक्शन नंबर 20 ये कहता है कि कंटामिनेंट्स नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस और हैवी मेटल्स के बारे में बात करता है, ठीक है। तो कंटामिनेंट्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस और हैवी मेटल्स के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि नो आर्टिकल ऑफ फूड शैल कंटेन एनी कंटामिनेंट्स नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस और टॉक्सिन्स और हार्मोन्स और हैवी मेटल्स in excess of such quantities as may be specified by the regulation। यानी यहाँ पर भी इसकी जो लिमिट्स होंगी, यहाँ पर इसका जो अमाउंट यूज़ करना है वो पर्टिकुलर जो हमारा रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होंगी, तभी आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। उसके बाद में सेक्शन नंबर 21 है हमारा, ये कहता है कि पेस्टिसाइड और वेटनरी ड्रग रेसिड्यू के बारे में, एंटीबायोटिक रेसिड्यू के बारे में एंड माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट्स के बारे में बात हो रही। तो माइक्रोबायोलॉजिकल में हमारा बैक्टीरियल हो गया, फंगल हो गया, ये सब उस पर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ मेंशन करी गई है कि नो आर्टिकल ऑफ फूड शैल कंटेन इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और उसके बाद में वेटनरी ड्रग रेसिड्यू हो गया, एंटीबायोटिक रेसिड्यू हो गया, सॉल्वेंट रेसिड्यू हो गया, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस हो गए, माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट्स हो गए, इन एक्सेस ऑफ सच टॉलरेंस लिमिट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। यानी कि ये चीज़ें भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप देखोगे कि जब हम फूड की प्रोसेसिंग करते हैं तो एक तो वहाँ पर हम कुछ हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, बट कभी कभी आप देखोगे कुछ रेसिड्यूज ऐसे होते हैं, कुछ पेस्टिसाइड ऐसे होते हैं जिनको हम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बट उस केस में क्या है कि उनका एक लिमिट तक उसको टॉलरेट किया जा सकता है, बट उससे ज़्यादा अगर चीज़ें हैं तो वहाँ पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी भी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द लिमिट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा है तो वहाँ पर इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में ये मेंशन किया गया है कि नो इंसेक्टिसाइड shall be used directly on article of food except fumigant registered under and approved under the Insecticide Act 1968। तो यहाँ पर भी कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंसेक्टिसाइड को हम ऐसे डायरेक्टली फूड में यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड में, एक्सेप्ट फ्यूमिगेंट्स। तो फ्यूमिगेंट्स का हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी जो हमारा इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के अंडर में रजिस्टर्ड है, केवल उसी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ हो गई। उसके बाद में देखो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू है वो क्या होता है। तो मीन्स एनी स्पेसिफाइड सब्सटेंसेस इन फूड रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। अगर हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं या फिर उसकी पेस्टिसाइड को जब हम बनाते हैं तो उसमें जो भी अगर जो रेसिड्यू बचता है, जो आप देखोगे कि लास्ट में जो डेरिवेटिव्स उसके बच जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं। तो उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। जैसे यहाँ पर
एड इंक्लूड्स एनी डेरिवेटिव्स ऑफ द पेस्टिसाइड सच एज कन्वर्जन प्रोडक्ट्स हो गया, मेटापोलाइट्स हो गया, रिएक्शन प्रोडक्ट्स हो गए, उसके बाद में इम्प्योरिटीज हो गई, कुछ भी हो गया, जो भी आप देखोगे कि उसमें एज अ रेसिड्यू जो बच जाता है उसको हम पेस्टिसाइड रेसिड्यू बोलते हैं। तो उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में रेसिड्यू ऑफ वेटनरी ड्रग इंक्लूड्स द पेरेंट कंपाउंड और देयर मेटाबोलाइट्स और बोथ इन एनी एडिबल पोर्शन ऑफ एनी एनिमल प्रोडक्ट एंड इंक्लूड रेसिड्यू ऑफ एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज ऑफ द वेटनरी ड्रग। तो वेटनरी ड्रग से रिलेटेड, ठीक है, उसमें कोई पेरेंट कंपाउंड भी हो सकता है या फिर मेटाबोलाइट्स भी हो सकते हैं या फिर कोई एडिबल पोर्शन ऑफ एनी एनिमल हो सकता है। ये सब क्या है, रेसिड्यू ऑफ वेटनरी ड्रग है, इनको भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो ये आई होप अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये पूरा चैप्टर इसी बारे में बताता है कि जो पेस्टिसाइड है या फिर कोई एक्सटर्नल मटेरियल है, फूड एडिटिव्स है, इनको आपको हर एक को एक लिमिट में यूज़ करना है, उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी भी फूड प्रोडक्ट में, ठीक है। उसके बाद में हमारे सामने आता है सेक्शन नंबर 22, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ऑर्गेनिक फूड, फंक्शनल फूड और प्रोप्राइटरी फूड के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। तो इन सभी फूड को जब आप देखोगे तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड है। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हम ये कह सकते हैं कि ये जनरल फूड नहीं है, जनरली इनको कंज्यूम नहीं किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड भी एक स्पेशल टाइप का फूड है, जिसमें आप देखते हो कि किसी भी, अगर हम एनिमल की बात करते हैं, एनिमल से प्रोड्यूस होने वाला कोई फूड प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर अगर प्लांट से होने वाला, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को चेंज करते हैं आर्टिफिशियली, उसमें कुछ ना कुछ हम चेंजेस करते हैं, उसके बाद में जो हमें फूड प्रोडक्ट मिलता है उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से ऑर्गेनिक फूड भी दूसरी एक जनरल टाइप का फूड नहीं है, ठीक है, इसमें भी आपको कई सारी कैटेगरीज देखने को मिलेगी। फंक्शनल फूड हो गया, प्रोप्राइटरी फूड हो गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा और आगे अभी हम देखेंगे, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं, जो सेक्शन नंबर 22 ये बोल रहा है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस लाइन का मतलब हम समझते हैं, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली कहने का मतलब ये है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, ठीक है। तो जो भी चीज़ें इस पर्टिकुलर एक्ट में या फिर एक्ट के अंडर में जो रेगुलेशन बनाए गए हैं उनमें मेंशन है, तब तो ठीक है, उस लिमिट तक आप यूज़ कर सकते हो। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन इस रेगुलेशन में दी गई है या फिर इस एक्ट में दी गई है, वहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। बट इसके अलावा अगर कोई अदर कंडीशन है जिसके बारे में रेगुलेशन में मेंशन नहीं है, नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट, सेल और इम्पोर्ट एनी नॉवेल फूड, ठीक है, एनी जेनेटिकली मॉडिफाइड आर्टिकल ऑफ फूड, इरेडिएटेड फूड, ऑर्गेनिक फूड, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस, फंक्शनल फूड, न्यूट्रास्यूटिकल फूड, हेल्थ सप्लीमेंट, प्रोप्राइटरी फूड एंड सच अदर आर्टिकल ऑफ फूड विच द सेंट्रल गवर्नमेंट may notify इन दिस बिहाफ, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी रेगुलेशन में जिसके बारे में मेंशन है तब तो ठीक है, जिसके बारे में मेंशन नहीं है तो कोई भी पर्सन किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को स्टोर नहीं कर सकता है, उसको इंपोर्ट नहीं कर सकता है, उसको सेल नहीं कर सकता है। किसी नॉवेल फूड को, नॉवेल फूड का मतलब ये होता है कि एक जनरल फूड ना होकर के आपने कोई नया फूड बनाया, सपोज दैट कि आपने कोई शेक बनाया, मिल्क शेक बनाया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड कर दिए जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट आपने उसको बनाया और एक नया प्रोडक्ट तैयार हुआ, एक नया शेक बन के तैयार हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉवेल फूड बोलेंगे। तो ऐसे नॉवेल फूड कई तरीके के हो सकते हैं, बेकरी में भी नॉवेल फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि इस तरीके से मिल्क प्रोडक्ट भी हम किसी तरीके का बना सकते हैं जिसमें अलग तरीके की हमने कुछ रेसिपी यूज़ करी हो, तो उसको हम नॉवेल फूड बोलते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आप जानते ही हो, फिर इरेडिएटेड फूड, ऑर्गेनिक फूड, तो इनको आप यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हो कि ये स्पेशल टाइप ऑफ फूड कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल्स हो, चाहे वो फंक्शनल फूड हो, चाहे वो हेल्थ सप्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज और फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स फूड्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स मीन्स, इनका मतलब क्या है, स्पेशल डाइटरी ऑफ फूड या फिर फंक्शनल फूड, न्यूट्रास्यूटिकल और हेल्थ सप्लीमेंट का क्या मतलब। तो यहाँ पर बता रहे हैं ये कि फूड विच आर स्पेशली प्रोसेस्ड और फॉर्मुलेटेड टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर डाइटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर किसी कैंडिडेट को
अगर कोई कैंडिडेट है उसको डॉक्टर कुछ रिकमेंड करते हैं कि आपको स्पेशल टाइप ऑफ डाइट लेनी चाहिए, तो वहाँ पर ये कुछ टाइप के ऐसे फूड होते हैं जो एक आप कह सकते हो कि स्पेशली प्रोसेस्ड और फॉर्मुलेटेड टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर डाइटरी रिक्वायरमेंट। एक स्पेसिफिक टाइप की डाइट को फुलफिल करने के लिए ये प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए जाते हैं कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स या फिर जो प्रोटीन जो हमें चाहिए वही इस फूड में उस प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से क्या है, स्पेशल डाइटरी फूड प्रोडक्ट्स हम बोल सकते हैं, which exist because of a particular physical और physiological condition और specific disease and disorder। स्पेशली आप देखोगे कोई डिजीज या फिर कोई डिसऑर्डर है उसको क्योर करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, एंड विच आर प्रेजेंटेड एज सच वेयर इन द कंपोजिशन ऑफ दीज फूड स्टफ मस्ट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ द ऑर्डिनरी फूड। तो जो ऑर्डिनरी फूड होते हैं उनसे इनका कंपोजिशन टोटली डिफरेंट होता है। ऑर्डिनरी फूड ऑफ द कंपेरेबल नेचर, उनका नेचर भी चेंज होता है। इफ सच ऑर्डिनरी फूड एक्सिस्ट एंड मे कंटेन वंस और मोर ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स नेमली। तो उसके बारे में आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि आप देखोगे कि ये जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स और बोटेनिकल और देयर पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। तो क्या होता है कि ये डिफरेंट प्लांट का या फिर कोई बोटेनिकल का एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पाउडर हो सकते हैं, कंसनट्रेट एक्सट्रैक्ट इन वाटर हो सकते हैं, इथाइल अल्कोहल और हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, सिंगल और इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं जो हम यूज़ करते हैं ना, स्पेशल डाइटरी फूड, फंक्शनल फूड, न्यूट्रास्यूटिकल, सब क्या है? ये एक तरीके से ये प्लांट का एक्सट्रैक्ट होते हैं, बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पाउडर हो सकते हैं, कंसनट्रेट के फॉर्म में हो सकते हैं, एक्सट्रैक्ट इन वाटर फॉर्म में हो सकते हैं, इथाइल अल्कोहल के फॉर्म में, हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर सिंगल और इन कॉम्बिनेशन फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो इसमें ये सारी कैटेगरी फॉल करती है। उसके बाद में मिनरल्स और विटामिन और प्रोटीन और मेटल्स और देयर कंपाउंड्स और अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं इन अमाउंट्स नॉट एक्सीडिंग द रिकमेंडेड डेली अलावेंसेस। यानी कि जो हमारा आरडीए होता है, ठीक है, जो हमारा आरडीए होता है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होनी चाहिए फॉर इंडिया। जब आप देखोगे कि जो हमारा रिकमेंडेड जो डेली अलाउंस होता है वो हर कंट्री का अलग अलग होता है, तो यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है, और एंजाइम्स विद इन परमिजिबल लिमिट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, मेटल, इन सभी की बात हो रही है, और देयर कंपाउंड्स और अमाइनो एसिड्स की बात हो रही है। बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, जब आप देखते हो जो भी कैंडिडेट जिम वगैरह जाते हैं वो इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कहने का मतलब ये है कि उनका जो जो एक तरीके से अमाउंट होगा वो यहाँ पर आरडीए के अकॉर्डिंग होगा फॉर इंडियंस, और इसके साथ ही साथ जो एंजाइम यूज़ होंगी, एंजाइम जो होते हैं वो एक तरीके से परमिजिबल लिमिट में होंगे। ठीक है, उसके बाद में सब्सटेंस फ्रॉम एनिमल ओरिजिन हो सकते हैं इसमें, a dietary substance for use by human being to supplement the diet by increasing the total dietary intake। ठीक है, तो dietary substance यहाँ पर for the use by the human beings to supplement करने के लिए, जब कभी कभी होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं जो हमारा जनरल फूड है, जो डेली का हमारा फूड इनटेक होता है उससे हमारी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफिल नहीं होती, तो उस केस में हम ये स्पेशल टाइप ऑफ फूड जो है वो हमें रिकमेंड किए जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जो डाइटरी इनटेक है वो उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट नंबर बी दिया गया है, इसमें दिया गया है आप देखोगे कि जैसे कि अ प्रोडक्ट दैट इज लेबल्ड एज अ फूड फॉर डाइटरी यूजेस और फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट और सिमिलर सच फूड which is not represented for use as a conventional food and whereby such product may be formulated in the form of powder, granules, tablet, capsule, liquid, jelly and other doses but not parenterals and are meant for oral administration। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो जो हम स्पेशल टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट की जिनकी बात कर रहे हैं, फूड फॉर द स्पेशल डाइटरी यूज और फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स फूड होंगे, वो एक तरीके से क्या होंगे, वो
विच इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड फॉर यूज़ एज अ कन्वेंशनल फूड, वो कन्वेंशनल फूड की तरह यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ वेयर बाय सच फूड प्रोडक्ट्स जो होंगे मे बी फॉर्मुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, या तो वो आपको पाउडर के फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि आप देखते हो न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, कभी टैबलेट के फॉर्म में, कुछ आपको पाउडर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। फंक्शनल फूड है पाउडर फॉर्म में, कभी टैबलेट के फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, जेली के फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं, या फिर अदर डोजेस फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बट नॉट पेरेंटेरल्स, पेरेंटेरल्स का मतलब ये है कि वो मूल प्रकृति के नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उनको डायरेक्टली कहीं से उठा करके मार्केट में रखा गया है, वो पेरेंटेरल कैटेगरी के नहीं होते हैं। उनमें बहुत सारे एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, चाहे वो प्लांट एक्सट्रैक्ट हो, बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि हमने पीछे बात करी, ठीक है। और उनको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी यूज़ किया जाता है, यानी कि उनको डायरेक्टली हम माउथ से इनटेक करते हैं। बस यहाँ पर ये बात लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद में आगे लिखा गया है कि सच प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड अ ड्रग एज डिफाइंड इन क्लॉज बी एंड आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग एज डिफाइंड इन द क्लॉज ए एंड एच ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो इस टाइप के जो प्रोडक्ट होंगे ना, इनको ड्रग की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता है, जिनको ऑलरेडी हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में डिस्कस किया है, क्लॉज नंबर बी में, ए में, एच में। तो ये उससे डिफरेंट है, इस पॉइंट का कहने का मतलब यही, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डज नॉट क्लेम टू क्योर और मिटिगेट एनी स्पेसिफिक डिजीज, डिसऑर्डर और कंडीशन एक्सेप्ट फॉर सर्टेन हेल्थ बेनिफिट और सच प्रमोशन क्लेम, और इसके साथ ही साथ एज मे बी परमिटेड बाय द रेगुलेशन मेड देयर अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स है, फंक्शनल फूड्स है, या फिर स्पेशल टाइप ऑफ डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं, उनका यहाँ पर किसी भी तरीके का ये क्लेम नहीं होता है, डज नॉट क्लेम टू क्योर और मिटिगेट एनी स्पेसिफिक डिजीज। किसी भी स्पेसिफिक डिजीज को क्योर करने की गारंटी नहीं देते हैं, और ठीक है, गारंटी नहीं होती यहाँ पर, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोई गारंटी नहीं होती किसी भी डिसऑर्डर या फिर कंडीशन को, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन हेल्थ बेनिफिट। हाँ, ये होता है कि आपको ये कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट करेंगे। कभी भी आप देखते हो कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं या फिर कुछ भी होता है, फंक्शनल प्रोडक्ट होता है, उसके ऊपर जो लेबलिंग होती है उस पर आपको ये देखने को मिलेगा बेनिफिशियल फॉर दिस, बेनिफिशियल फॉर दिस, बट ये नहीं लिखा होता है कि वो डायरेक्टली क्लेम कर रहे हैं कि आपकी ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर लिखा गया है कि डज नॉट इंक्लूड अ नार्कोटिक ड्रग्स या फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एज डिफाइंड इन द शेड्यूल ऑफ द नार्कोटिक, यानी कि नार्कोटिक कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस नहीं होंगे, तो उसके बारे में यहाँ पर क्लियरली बोला जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि वो कोई ड्रग नहीं होगा, ठीक है। जो हम फंक्शनल फूड की बात कर रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात कर रहे हैं, वो किसी भी टाइप का ड्रग नहीं होगा, ना ही वो कोई नार्कोटिक ड्रग होगा, ठीक है। इस बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर बात हो रही है कि जेनेटिकली इंजीनियर और जो मॉडिफाइड फूड की बात हो रही है, मीन्स फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट कंपोज ऑफ और कंटेनिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड और इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन थ्रू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उसको बनाया गया है। फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट प्रोड्यूस्ड बट फ्रॉम बट नॉट कंटेनिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड और इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन थ्रू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर इंजीनियर्ड या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड होता है वो क्या होता है, उसको हम किस तरीके से तैयार करते हैं। मील्स फूड और फूड इंग्रेडिएंट कंपोज ऑफ और कंटेनिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन थ्रू द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, उसके द्वारा हम किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को बनाते हैं या फिर उसको तैयार किया जाता है। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर ये बात लिखी कि फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट प्रोड्यूस बट नॉट कंटेनिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड और इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म। बट जो फूड प्रोडक्ट होता है ना, उसमें वो फूड प्रोडक्ट होता है उसके द्वारा जो बनाया गया है, बट उसमें ये नहीं होता है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो भी इसमें शामिल होगा। ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर डायरेक्टली दिए जा रहे हैं कि बट डज नॉट कंटेनिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन थ्रू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक होती है, उसमें हम किसी बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं कभी कभी, और कभी कभी केसेस में हम वायरस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किसी बैक्टीरिया का हम यूज़ करते हैं
तो उस बैक्टीरिया का हम यूज़ करके क्या करते हैं, एक जीन में जो भी चेंजेस करते हैं, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको ग्रो कराते हैं। फिर वहाँ से जब वो ग्रो करता है उसके बाद में उस पर्टिकुलर प्लांट में जो हमें फूड मिलता है या फिर प्लांट से कोई एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, तो वो हमारा प्रोडक्ट होता है। बट उसमें कहने का मतलब ये है कि वो जेनेटिकली जो हमने ऑर्गेनिज्म यूज़ किया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हमने यूज़ किया था, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड के बारे में क्या बोला गया है कि मीन्स फूड प्रोडक्ट दैट हैव बीन प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। जो ऑर्गेनिक फूड को बनाने के लिए, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उसके अंडर में जिस किसी भी हम फूड को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक फूड बोलेंगे, ठीक है। प्रोप्राइटरी फूड का मतलब क्या है? प्रोप्राइटरी एंड नॉवेल फूड दोनों को एक ही पास रखा गया है। मीन्स एन आर्टिकल ऑफ फूड फॉर विच स्टैंडर्ड्स हैव not been specified but is not unsafe provided that such food does not contain any of the food and ingredient provided under this act and regulation made there, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहने का मतलब ये, इसको लेकर के क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि ये फूड के टाइप्स दे देंगे, फिर पूछेंगे ये किस टाइप का फूड है। तो प्रोप्राइटरी फूड में कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि प्रोप्राइटरी फूड को लेकर के डायरेक्टली नहीं बोला गया है कि ये प्रोप्राइटरी फूड होगा या फिर ये नॉवेल फूड होगा, ठीक है। तो उस केस में कहने का मतलब ये है कि उसको लेकर के अभी तक तो हमारे रेगुलेशन में कोई रेगुलेशन ही नहीं बनाए गए, हमारे एक्ट के अंडर में किसी भी तरीके का रेगुलेशन नहीं बनाया गया है प्रोप्राइटरी या फिर नॉवेल फूड को लेकर के, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी नए तरीके का जो फूड होगा उसको हम प्रोप्राइटरी या फिर नॉवेल फूड बोलेंगे। बट विशेष बात का ध्यान तब ये रखना है कि पहली बात तो वो अनसेफ नहीं होगा, कोई भी उसको कंज्यूम कर सकता है, उससे कि ह्यूमन की हेल्थ को कोई भी यहाँ तक डाइवर्स इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये पूरी तरीके से सेफ होगा, ये अनसेफ नहीं होगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट सच फूड डज नॉट कंटेन एनी फूड एंड इंग्रेडिएंट प्रोविडेड अंडर दिस एक्ट। यानी कि कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट इसमें शामिल नहीं होना चाहिए जो इस एक्ट में या फिर इस एक्ट के अंडर में जो रेगुलेशन बनाए गए हैं उनके द्वारा उसको बैन किया गया है या फिर रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो वो कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें नहीं मिला होना चाहिए, बाकी इसको लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन नंबर 23 हमारे सामने है। तो सेक्शन नंबर 23 में पैकेजिंग एंड लेबलिंग को लेकर के कुछ बातें लिखी गई हैं। बाकी और डिटेल में आपको पैकेजिंग और लेबलिंग में जब आप रेगुलेशन को पढ़ोगे या फिर जब हम आगे किसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे तब आपको डिटेल में चीज़ें समझ में आएगी। बाकी आपकी जो फूड प्रोसेसिंग की क्लास है उसमें भी फूड पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया है कि नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट, सेल और एक्सपोज फॉर सेल या फिर डिस्पैच और डिलीवर टू एनी एजेंट और ब्रोकर फॉर द पर्पस ऑफ सेल एनी पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट which are not marked and labeled in manner as may be specified by regulation, ठीक है। यहाँ पर देखो कहने का मतलब सिंपली यही है, इस पॉइंट का मतलब यही है कि कोई भी पर्सन किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, डिस्पैच नहीं कर सकता, डिलीवर नहीं कर सकता, और इसके साथ ही साथ किसी को भी किसी भी पर्पस से सेल नहीं कर सकता है, ठीक है। जब तक कि उसको प्रॉपर तरीके से मार्क ना किया गया हो, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से लेबलिंग ना करी गई हो अकॉर्डिंग टू द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन, जो रेगुलेशन के द्वारा जो स्पेसिफाई किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जब तक इसको नहीं किया जाएगा तब तक इसको सेल वगैरह नहीं किया जा सकता। एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल इंश्योर दैट द लेबलिंग and the presentation of food including their shape, appearance or packaging and the packaging material used, the manner in which they are arranged and setting in which they are displayed and the information which is made available about them through whatever medium does not mislead consumer, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहने का मतलब ये है कि जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसको इस बात का ध्यान रखना होगा, ऑपरेटर शैल इंश्योर, वो इस बात को इंश्योर करेगा कि दैट द जो लेबलिंग और प्रेजेंटेशन ऑफ जो फूड हम कर रहे हैं इंक्लूडिंग उसमें उसके शेप, उसकी अपीयरेंस, उसकी पैकेजिंग या फिर जो हम पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, द मैनर इन विच दे आर अरेंज, द सेटिंग इन विच दे आर डिस्प्लेड एंड द इंफॉर्मेशन जो भी उसके ऊपर डिस्प्ले करी गई है अवेलेबल अबाउट देम थ्रू वाट एवर मीडियम डज नॉट मिसलीड कंज्यूमर, किसी भी तरीके से वो कंज्यूमर को मिसलीड ना करे। यानी कि जब हम फूड की पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो भी हम लेबलिंग करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से मेंशन किया जाना चाहिए
कहने का मतलब है जिससे कंज्यूमर को मिसलीड ना किया जाए, कंज्यूमर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, जो भी उसमें प्रोडक्ट में यूज़ किया गया है वो प्रॉपर तरीके से मेंशन करा जाना चाहिए, और यहाँ पर किसी भी तरीके की आपको हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी है, ठीक है। सबसे उसके बाद में सेक्शन नंबर 24 है, हमारा लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, जिसमें बताया गया है कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोविजन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात हो रही है, एडवर्टाइजमेंट को ध्यान में रखा गया है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर, एंड प्रोविजन एज टू अनफेयर ट्रेड, ठीक है, दोनों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि नो advertisement shall be made of any food which is misleading or deceiving or contravenes the provision of this act, the rules and regulation made thereunder। यानी कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से नहीं किया जाएगा ऑफ जो कि मिसलीड करेगा कंज्यूमर को। डिसीविंग का मतलब यहाँ पर धोखा देने के तरीके का होगा, एक तरीके से धोखाधड़ी करना लोगों के साथ में, या फिर कॉन्ट्रावेंस करना, यानी कि जो भी रूल्स या फिर रेगुलेशन में जो भी प्रोविजंस मेंशन है उनका उल्लंघन करना। तो इन 3 पॉइंट को मिसलीड नहीं करना चाहिए, डिसीविंग नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रावेंस नहीं होना चाहिए पर्टिकुलर सेक्शन में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया गया है कि नो पर्सन शैल इंगेज हिमसेल्फ इन एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी किसी भी तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में कोई भी पर्सन खुद को इन्वॉल्व नहीं करेगा for the purpose of promoting the sale or supply, use and consumption of article of food, or adopt any unfair or deceptive practice including the practice of the making any statement whether orally or in writing or by visible representation। तो यहाँ पर भी कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में किसी भी पर्सन को इन्वॉल्व नहीं होना होगा फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, यानी कि प्रमोशन करने के लिए या फिर सेल करने के लिए गलत तरीका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यूज कंजम्पशन ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड और अडॉप्ट एनी अनफेयर और डिसेप्टिव प्रैक्टिस का मतलब होता है धोखाधड़ी करना, जालसाजी करना, इंक्लूडिंग द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एनी स्टेटमेंट, कोई गलत स्टेटमेंट फैलाना प्रमोशन के लिए, वेदर ओरली यानी कि बोलना, या फिर राइटिंग में कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, या फिर कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कोई एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब गलत होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया पॉइंट नंबर ए में, फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट द फूड्स आर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और क्वालिटी, क्वांटिटी और ग्रेड कंपोजिशन। तो ये भी गलत होगा, यानी कि फॉल्स तरीके से रिप्रेजेंट करना किसी भी फूड को लेकर के इन्फॉर्मेशन, उसके स्टैंडर्ड के बारे में गलत बताना, उसकी क्वालिटी के बारे में गलत बताना, उसकी क्वांटिटी के बारे में या फिर ग्रेड के कंपोजिशन के बारे में सही इन्फॉर्मेशन ना देना। मेक अ false or misleading representation concerning the need for or the usefulness, ठीक है। तो यहाँ पर वही है मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन देना, तो ये भी एक तरीके से गलत होगा। उसके बाद में आप देखोगे कि पॉइंट नंबर सी में दिया गया है कि गिव्स टू द पब्लिक एनी गारंटी ऑफ द एफिकेसी दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एन एडिक्वेट और साइंटिफिक जस्टिफिकेशन देयर ऑफ। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर हो सकता है, कि अगर वो कोई इस तरीके की गारंटी देता है, गिव्स टू द पब्लिक को ऐसी कोई गारंटी देता है ऑफ द एफिकेसी ऑफ दैट इज नॉट बेस्ड, यानी कि प्रोडक्ट को लेकर के कोई ऐसी गारंटी देता है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को लेकर के, बट जिसको आप देखोगे कि जिसको लेकर के यहाँ पर अभी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं है, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एडिक्वेट और साइंटिफिक जस्टिफिकेशन, ठीक है, उसको लेकर के कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं है, बट उसके आगे यहाँ पर ये लिखा गया है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर आर डिफेंस इज रेज्ड टू द इफेक्ट दैट सच गारंटी इज बेस्ड ऑन एडिक्वेट और साइंटिफिक जस्टिफिकेशन। बट इसको लेकर के डिफेंस किया जाता है, इसको लेकर के ये डिफेंस रेज किया जाता है कि जो इसका इफेक्ट है इसको लेकर के पूरी तरीके से गारंटी है और ये साइंटिफिकली जस्टिफाई किया जा चुका है, या फिर एडिक्वेट और साइंटिफिक जस्टिफिकेशन इसको लेकर के है, तो उस केस में द बर्डन ऑफ जो प्रूफ होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ सच डिफेंस शैल लाई ऑन द पर्सन रेजिंग सच डिफेंस। तो जो ये डिफेंस रेज कर रहा है जो पर्सन, उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि उसको लेकर के जो प्रूफ देने होंगे वो उसी को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो, ठीक है।
तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हमने ये समझा कि रेस्ट्रिक्शन ऑन एडवर्टाइजमेंट को लेकर के यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, ठीक है। बट और डिटेल में जब आप समझोगे, आपको जब और डिटेल में डेप्थ में पढ़ना होगा कि फूड के एडवर्टाइजमेंट को लेकर के क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो जब FSSAI का आप रेगुलेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में समझ में आएगी। बट स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस पे कहीं 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 पे मेंशन किया है, बट कहीं कहीं पे इतना डिटेल में नहीं हमसे पूछा गया है उस रेगुलेशन के बारे में। तो इतना आपके लिए इनफ होगा, बाकी आप उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो समझा, हमने अपने चैप्टर नंबर 4 के बारे में समझा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फूड इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न है जिनके बारे में हम देखेंगे। उसमें हमारा एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 25, छोटा सा चैप्टर है जिसको हम जल्दी डिस्कस करें, ठीक है। तो आई होप अभी तक जो क्लासें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार जो हमारा ऑफिशियल एक्ट उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ो, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपको एक बार में सारा एक्ट वो देखना ज़रूरी है, जिससे आपको एक बार में पता चलेगा कि नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर